आखिरकार नया पुलिस महानिदेशक मिल गया। डीजीपी प्रशांत कुमार को नहीं मिला सेवा विस्तार, उनकी जगह 1991 के बैच के आईपीएस अधिकारी राजीव कृष्ण को नहीं नियुक्त किया है। खास बात यह है कि उन्होंने राजीव कृष्ण ने अपने 11 सीनियर अधिकारियों को पीछे छोड़ते हुए यह पद हासिल किया है। डीजीपी राजीव कृष्ण के साथ साथ जो सतर्कता अधिष्ठान के भी निदेशक, पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के भी अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभाएंगे। वो इससे पहले भी कई अहम पदों पर अपनी काबिलियत साबित कर चुके हैं, चाहे वो यूपी पुलिस की 60,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की पारदर्शिता भर्ती हो, चाहे वो संवेदनशील जिलों में कानून व्यवस्था की कमान संभाले। राजीव कृष्ण की नियुक्ति ऐसे समय पर हुई जब राज्य में पुलिसिंग को लेकर लगातार कई सवाल उठते नजर आ रहे। हम कहेंगे अब सबकी नजर उन पर ही टिकी है कि वो प्रदेश की कानून व्यवस्था को और मजबूती से बनाने के लिए क्या खास कदम उठाएंगे और किस तरीके से यूपी पुलिसिंग को जिस तरीके से सवाल उठते हैं उन सवालों कैसे छुटकारा पाएंगे। मैं अंशला खान, श्री न्यूज़, लखनऊ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ महाराजगंज जिले के नगर पंचायत पंजेरा के वार्ड नंबर 6 देवनगर में, जहाँ लोगों के आवागमन के लिए पुराने इंटरलॉकिंग के ऊपर नए आरसीसी का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। आरसीसी के तरफ पक्की नाली का भी निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसमें पुराने ईंट का इस्तेमाल किया जाना अपने आप में जांच का विषय बना हुआ है। वहीं नगरवासियों का कहना है कि जो इंटरलॉकिंग के लिए पुरानी दीवार चलाई गई थी, उसी ईंट को उखाड़ करके और पुनः नाली के लिए और आरसीसी के लिए जो दीवार खड़ा की जा रही है, पुरानी ईंट से तैयार किया जा रहा है, जिसमें एक परत नई ईंट का प्रयोग किया जा रहा है। वह भी नई ईंट नगरवासियों की माने तो 3rd क्वालिटी का है। ऐसे में सवाल उठता है कि ऐसे जिम्मेदार कार्यदायी संस्था के खिलाफ जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई कब करेंगे और किस तरह की कार्रवाई होगी। आपको मैं दिखाना चाहता हूं इन तस्वीरों में कि किस तरह से ये पुराने ईंट से आरसीसी और नाली की दीवार चलाई जा रही है। इन तस्वीरों को देख करके भी आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ किस तरह से मानक को नज़रअंदाज करके निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इस संबंध में पूछे जाने पर अधिशासी अधिकारी कनप्रिया शाही ने बताया कि वार्ड नंबर 6 देवनगर में जो इंटरलॉकिंग के ऊपर आरसीसी निर्माण कार्य कराया जा रहा है, उसके बगल में जो नाली का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, वह नाली का निर्माण कार्य मरम्मत का कार्य होगा, जो एस्टीमेट में शामिल है। वहीं पूछे जाने पर जो 3rd क्वालिटी के ईंट का प्रयोग होने की बात पे उन्होंने कहा कि इसकी जांच करा करके संबंधित कार्यदायी संस्था के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कैमरा पर्सन इमरान के साथ अर्जुन कुमार मौर्य, श्री न्यूज़, महाराजगंज। कभी मध्य प्रदेश तो कभी उत्तर प्रदेश, लगातार बीजेपी के नेताओं के वायरल हो रहे वीडियो के बाद अब भूचाल आया है मैनपुरी में। दरअसल मैनपुरी की एक भाजपा नेत्री हैं सीमा गुप्ता, उनके बेटा है शुभम गुप्ता, उसके 130 वीडियो वायरल हुए हैं। सभी वीडियो इतने अश्लील हैं कि दिखाने के लायक नहीं है। वीडियो वायरल होने के बाद जो उत्तर प्रदेश की सियासी जो महकमा है उसमें भी भूचाल आ गया है। कल अखिलेश यादव ने फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पर बीजेपी का पर्दाफाश करने की कोशिश की है। यानी कि उनका सीधा आरोप है कि बीजेपी की जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, महिलाओं के प्रति उनकी मानसिकता क्या है, इसको लेके वो कटाक्ष करते नजर आए हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी आज लखनऊ में इसी मामले को लेकर प्रेस वार्ता की है। मैनपुरी की बात कहें तो अभी जो पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री हैं ठाकुर जयवीर सिंह, उनसे इन संदर्भ में बात की तो वो भी इस बात को कहीं ना कहीं टाला मटोल करते हुए आए हैं। सीमा गुप्ता भाजपा की एक सक्रिय यहाँ पर कार्यकर्ता हैं, नेत्री हैं। एक नहीं, दो नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, 130 वीडियो जो हैं अश्लील वीडियो वायरल हुए हैं भाजपा नेत्री के बेटे के। उनकी जो बहू है नीलम गुप्ता, जो कि थाना करहल के अंतर्गत की रहने वाली हैं, 2021 में नेत्री के बेटे से उसका विवाह हुआ था। वो लगातार शिकायतें कर रही थी कि उसके बेटे का चाल चलन ठीक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सीमा गुप्ता जो कि बीजेपी की नेत्री हैं, उनके रसूख के आगे पुलिस छोटी और बौनी नजर आई। अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। जब तमाम सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हुए, उसके बाद अखिलेश यादव के ट्वीट करने के बाद जो वीडियो में वायरल वीडियो में जो महिला है उसकी तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सी न्यूज़ के लिए मैनपुरी से आफाक अली खान। उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिले के थाना सोतर क्षेत्र के कैथनपुरवा में
रामगंगा नहर में एक अज्ञात महिला का शव मिला। ये शव मिलने के बाद ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते गांव वालों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से महिला का शव बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जांच के उपरांत ये जानकारी मिली कि महिला के हाथ में ब्रजेश संग प्रेमा देवी लिखा हुआ था, जिसको लेकर पुलिस जांच कर रही है कि शव किस महिला का है और किसने इसको मार के वहां रामगंगा नहर में फेंका। आखिरकार ये पुलिस की जांच का विषय है। अभी तक इस मामले पर किसी पुलिस आला अधिकारी की वर्जन नहीं सामने आया है। देखने वाली बात तो ये है कि ये महिला का तैरता हुआ शव क्या और कितने राज दफन किए हैं, पुलिस कब इस राज से पर्दा उठाती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मुमताज अहमद, श्री न्यूज़, फतेहपुर। गाजियाबाद में हुई 3 मुठभेड़ में 5 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। पहला एनकाउंटर लोनी में हुआ, जहां पर दिन दहाड़े हुई गोलीकांड में शामिल रहे बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। दूसरा एनकाउंटर भोजपुर में हुआ, जहां पर 3 बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। हालांकि मुठभेड़ में एक बदमाश भागने में कामयाब रहा है, वहीं 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। तीसरा एनकाउंटर निवाड़ी थाना क्षेत्र में हुआ, जहां पर 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। इन सब मुठभेड़ से ऐसा लग रहा है कि बदमाशों के लिए गाजियाबाद पुलिस काल बनकर पीछे पड़ गई है। अब देखना यह होगा कि गाजियाबाद पुलिस गाजियाबाद में अपराध कितना कम कर पाती है। रेनू भाटी, श्री न्यूज़, गाजियाबाद। बहराइच जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर नई बस्ती बक्सीपुरा इलाके की क्रॉसिंग पर एक दर्दनाक हादसा देखने को मिला है, जहां पर 5 वर्षीय मासूम बालक अपनी मां से हाथ छुड़ाकर जैसे ही बढ़ा तभी अचानक ट्रेन आ गई, जिसकी चपेट में बालक आ गया और दौड़ने पहुंची मां बचाने के लिए, तभी वह भी उसकी चपेट में आ गई, जिससे मां बेटे की मौत हो गई। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची जीआरपी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस अब आगे की जांच में जुट गई है। वहीं लोगों का कहना है कि यह हादसा इतना दर्दनाक था कि आसपास के लोगों में चीख पुकार मच गई। यह घटना बड़ी गंभीर बताई जा रही है। वहीं सभासद ने लापरवाही का भी आरोप लगाया है। बहराइच से श्री न्यूज़ के लिए प्रदीप। अंबेडकर नगर में बीती रात जैदपुर थाना क्षेत्र के सरैया गांव में बाराती और घरातियों में जमकर विवाद हो गया। बताते चले कि आजमगढ़ से बारात सरैया गांव में आई हुई थी, जहां पे द्वार पूजा के दौरान डीजे पर असली गाना बजने लगा, जिसको लेकर घरातियों ने विरोध किया। विरोध के बाद बाराती उग्र हो गए, जिसके बाद घराती और बारातियों में जमकर विवाद उत्पन्न हो गया। मामला इतना बिगड़ा कि मामला हाथापाई तक बढ़ गया। वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने बारातियों के साथ जमकर मारपीट की। सोशल मीडिया पर जिसका वीडियो वायरल हो गया। वायरल वीडियो के बाद में पुलिस ने 4 नामजद अभियुक्तों पर कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ अनंत कुशवाहा, अंबेडकर नगर। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण एक बार फिर से चिंता का विषय बन गया है। राजधानी लखनऊ में कोरोना का चौथा मामला सामने आया है, जहां 78 साल की एक महिला का संक्रमित पाई गई है। स्वास्थ्य विभाग ने उसको तुरंत आइसोलेट कर दिया है और इलाज शुरू कर दिया है। प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या अब 71 हो गई है, जबकि 2 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। सबसे ज्यादा चिंता की बात नोएडा से सामने आ रही है, जहां एक ही दिन में 14 नए केस मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए लोगों से अपील करी है मास्क पहनने की, सोशल डिस्टेंसिंग और हाथों की सफाई का पालन करने के लिए। साथ ही साथ संदिग्ध लक्षण देखने के पर तुरंत कोरोना की टेस्ट करवाने की सलाह दी। फिलहाल प्रशासन पूरी तरह से सतर्क और लगातार निगरानी रखी जा रही। यूपी में कोरोना की वापसी को देखते हुए सावधान बरतने की बेहद जरूरी है। देखना होगा कि
स्वास्थ्य विभाग किस तरीके से बढ़ते कोरोना के लगातार जिस तरीके से लखनऊ में केस सामने आ रहे कैसे निपटेगा। मैं उजला खान, श्री न्यूज़, लखनऊ। झांसी के टहरौली थाना क्षेत्र अंतर्गत बंगरा बंगरी गांव के पास कल देर रात एक महिला का शव बरामद हुआ। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां मृतका की शिनाख्त सपना के रूप में हुई। सपना का विवाह 3 वर्ष पूर्व बंगरा बंगरी गांव निवासी देवेश के साथ हुआ था। कल रात दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद देर रात ही सपना का शव बरामद हुआ। सपना के परिजनों ने आरोप लगाते हुए बताया कि 3 वर्ष पूर्व दोनों का प्रेम विवाह हुआ था, लेकिन 1 साल बाद से ही दोनों के बीच लगातार लड़ाई झगड़े होने लगे। देवेश सपना के साथ मारपीट कर दहेज के रुपयों की मांग करने लगा। सपना के परिजनों ने बताया कल पुनः दोनों का आपसी कलह हुआ, जिसके बाद सपना शिकायत को लेकर टहरौली थाने जा रही थी। वहीं से पीछे पहुंचे देवेश और उसके परिजनों ने सपना की हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने जब मामले की जांच पड़ताल की तो यह बात सामने आई है, देवेश और सपना दोनों किसी काम से कहीं जा रहे थे। पीछे से अज्ञात वाहन द्वारा उन्हें टक्कर मारी गई, जिससे सपना की मौके पर ही मौत हो गई और देवेश को इलाज हेतु मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया गया है। सपना के परिजनों द्वारा हत्या का आरोप लगाने के बाद मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। झांसी से श्री न्यूज़ के लिए अतुल वर्मा की रिपोर्ट। जेल प्रशासन को सुरक्षा का वादा करने वाले जेल प्रशासन की पोल उस समय खुल गई जब विगत दिवस जुडिशियल न्यायाधीश के आदेश पर विद्युत प्राधिकरण के सचिव मयंक जायसवाल ने औचक निरीक्षण जेल का किया और जाकर देखा तो एक बैरक में बलरामपुर के पूर्व सांसद रिजवान जहीर को सारी लग्जरी सुविधाएं मिलती हुई नजर आई। उनके पास लग्जरी गद्दा, तकिया, जितने भी शौक के आइटम थे सारे वहाँ मिले। यहाँ तक कि उनका जो भोजन है वो भी अलग से पकाया जाता था। साथ साथ 500 रुपये की कुछ गुड्डियाँ भी मिली हैं, जिन्हें देखकर जुडिशियल और पुलिस प्रशासन के जो लोग थे वो सन्न रह गए। जब उन्होंने इस बारे में जिला प्रशासन से इसकी जानकारी मांगी तो उन्होंने किसी भी वस्तु का होने से अनभिज्ञता जाहिर की। हालांकि जेल प्रशासन तमाम तरह के वादे करता है कि जेल में सुरक्षा के पूरे इंतजाम है और किसी भी प्रकार का कोई मादक पदार्थ व अवैध ऐसी वस्तु अंदर नहीं जाएगी, जो पूरा प्रतिबंध है। उसके बावजूद भी सारी लग्जरी चीज़ें मिलना निश्चित तौर पर यह दर्शाता है कि VIP लोगों के लिए जेल नहीं, उन्हें 5 स्टार होटल जैसा सुविधाएँ मिल रही हैं। अब देखना है जिला प्रशासन से लेकर शासन क्या कार्रवाई करता है। विजय जैन, श्री न्यूज़, ललितपुर। मसूरी में कुलदीप सिंह सानी की स्मृति पर 13वां यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप कराया गया, जहाँ पर मसूरी के स्थानीय लोगों और भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल के जवानों ने शिरकत करी है। करीब 350 यूनिट यहाँ पर रक्त एकत्रित हुआ है और कार्यक्रम की मुख्य अतिथि पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने यहाँ पर शिरकत करी है। उनका कहना है कि रक्तदान महादान है और ऐसे में सभी लोगों को रक्त का समय समय पर दान करना चाहिए, क्योंकि 1 यूनिट रक्त 3 लोगों की जान बचाता है। वहीं रक्तदान शिविर के जो आयोजक है संदीप सानी ने कहा कि वो अपने पिता की याद पर ये रक्तदान उनके जन्म दिवस के अवसर पर कराते हैं, जिसमें मसूरी के साथ साथ आसपास के लोग और भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल के जवान और मसूरी पुलिस द्वारा सहयोग किया जाता है। उनका ये मानना है कि रक्तदान एक महादान है और इस काम को करने के लिए सभी लोगों को आगे बढ़कर भाग लेना चाहिए, क्योंकि रक्तदान से जो रक्तदान के तहत मिलता है उससे कई लोगों की जान यहाँ पर बचाई जा सकती है। मैं अपने सहयोगी दीपक बंसवाल के साथ सुनील सोनकर, श्री न्यूज़, मसूरी। उत्तर प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। मौसम विभाग ने 31 मई से 5 जून तक के राज्य के कई जिलों में तेज बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया है। अनुमान है कि 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा के तेज रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। साथ ही बिजली गिरने की भी संभावनाएं जताई गई हैं। बीती रात में प्रदेश में आए तेज आंधी तूफान से कई जिलों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। सरकार ने आपदा प्रबंधन और राहत विभाग को पूरी तरह से सतर्क रहने के लिए निर्देश दिए हैं। सभी जिलों में प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है और लोगों से भी अपील की गई है कि वो खराब मौसम के दौरान घरों से ना निकले, खुले स्थानों पर और पेड़ के नीचे जाने से बचे। आपदा स्थिति के लिए हेल्पलाइन नंबर पर तुरंत संपर्क करें। यूपी सरकार ने हर हाल में जनता की सुरक्षा के लिए सारी तैयारियां कर ली हैं। मैं उजला खान, श्री न्यूज़, लखनऊ।
आगरा पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा अभी जारी है। बीती रात थाना रकाबगंज स्थित बालूगंज में पुलिस चेकिंग के दौरान 2 संदिग्ध व्यक्तियों को रोकने की कोशिश की गई, जिसके बाद दोनों संदिग्ध व्यक्तियों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों अभियुक्तों में से एक अभियुक्त इमरान के पैर में गोली लगी है, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि दूसरा अभियुक्त भागने में सफल रहा है। आगरा से नीलेश अग्रवाल, श्री न्यूज़।